फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए चैनल कैट एजुकेशन एकेडमी में। आज हम सुनने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित मुंबई कांड ये कहानी। तो मुंबई कांड कहानी, यह कहानी घुसपैठिए कहानी संग्रह से है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों की अस्मिता के प्रतीक है। प्रस्थापित समाज व्यवस्था द्वारा दलितों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम निम्न स्तर पर किया जाता है। अक्सर खबरें मिलती है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को अपमानित किया गया। इस कहानी का नायक सुमेर बेचैन के नायक सुमेर बेचैन जो क्रोध से भरा है। क्योंकि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को अपमानित किया गया था और बाद में उनके समर्थकों पर गोलियां चलाई गई थी। सुमेर इस अपमान का बदला लेने के लिए गांधी जी की मूर्ति के पास जूतियों का हार लेकर जाता है, पर वहां पहुंचकर उसमें यह भाव बोध जागृत होता है कि वहां बाबा कहने वाले मारे गए हैं, यहाँ बापू कहने वाले मारे जाएंगे, जो भी हो मारे जाएंगे तो निर्दोष ही। सुमेर यह सोचता है कि यह रास्ता न बुद्ध का है न अम्बेडकर का। एक गुनाह का बदला दूसरे गुनाह से नहीं लिया जा सकता। यह भाव बोध दलित विमर्श से उपजी परिपक्व और सार्थक सोच का जीवंत प्रमाण है। बुद्ध दर्शन से प्रभावित यह कहानी मानवीय मूल्यों की स्थापना करती है, क्योंकि दलित साहित्य ने केंद्र में मानव है। यह कहानी दलित आक्रोश की अगली मंजिल है तथा सवर्ण मानसिकता को करारा जवाब भी नायक के प्रगल्भ विचार कहानी का प्रगल्भ बनाते हैं। तो इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं हम। वह से ही कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसने उसे तनावग्रस्त कर रखा था। दफ्तर जाने से गुप्ता से झड़प हो गई थी। वह तो चुप ही था, लेकिन गुप्ता ने ही ऐसा कुछ कह दिया था कि वह आपे से बाहर हो गया था। दफ्तर में होता तो शायद मारपीट, दफ्तर न होता तो शायद मारपीट ही हो जाती। पूरा दिन तनाव में ही बीता था। आजकल दफ्तरों में राजनीतिक चर्चाएं कुछ ज्यादा ही होने लगी है। वह अक्सर इन चर्चाओं से दूर रहता था, फिर भी लोग घसीट ही लेते थे। आज भी गुप्ता ने उसे नाम लेकर कहा था, क्यों सुमेर, आजकल तो धड़ाधड़ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। अपने शहर का नाम कब बदलवा रहे हो? सुमेर उसका इशारा समझ गया था। जब से प्रदेश में उसके जाति का मुख्यमंत्री बनी है, गुप्ता इस तरह की भाषा बोलता है। उसके लहजे में छिपा कटाक्ष सुमेर को तिलमिला देता है। उसने गुप्ता की ओर आंखें तरेरी, एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, गुप्ता, जुबान मेरे मुंह में भी है, बेहतर यही है उसे खोलने के लिए उकसाओ मत। उसकी मुद्रा और भाव भंगिमा देखकर गुप्ता ने खीसें निपोर दी। कुछ देर के लिए दफ्तर में खामोशी छा गई, लेकिन उसका मूड उखड़ गया था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को घर लौटने पर भी वह अन्य मनस्क सा था। बार बार गुप्ता का चेहरा सामने आ रहा था। उसे लगता था जैसे गुप्ता जानबूझकर उससे इस तरह की बातें करता है। रात के समाचारों ने उसे ज्यादा क्षुब्ध कर दिया था। वह आक्रोश से भर उठा था। समाचारों में पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों की लाशें देखकर वो हतप्रह रह गया था। उसने अपनी सांसें घुटती हुई सी महसूस की थी। गोलियों के जख्म उसने अपने जिस्म पर महसूस किए थे। दूरदर्शन से लेकर टीवी के अन्य सभी चैनलों पर उसने बारी बारी से समाचार सुने थे। जुलाई का महीना था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। उसने पंखे की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तपिश जो की त्यों थी। वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं था, न किसी का विरोधी ही था। उसकी राजनीतिक जागरूकता सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की हलचलों ने उसे बेचैन कर रखा था। मंडल, अयोध्या और उत्तराखंड मुद्दों ने उसके विश्वास को ही तोड़ा था। अयोध्या प्रकरण के प्रारंभिक दिनों में उसने इस समस्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि एक बार तो वह
कार सेवकों के साथ अयोध्या जाने के लिए भी तैयार हो गया था। कार सेवकों की सूची में अपना नाम भी उसने दर्ज कर लिया था। लेकिन अयोध्या जाने के पूर्व एक नेता का भाषण सुनकर उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी थी। इन्हीं शंकाओं ने उसके मन में इस सवाल को भी जन्म दिया था कि उन्होंने 6 सितंबर का दिन क्यों 6 सितंबर का दिन ही क्यों चुना, जबकि उसके लिए यह प्रेरणा और विश्वास का दिन था। वह अयोध्या नहीं गया था। मुंबई कांड ने एक बार फिर अयोध्या की याद ताज़ा कर दी थी। वह मुंबई से हजारों मील दूर था, फिर भी उस हादसे की प्रतिनिधित्व उसे बेचैन कर रही थी। वह अपने अंदर एक तूफान महसूस कर रहा था, एक ऐसा तूफान जिसे इससे पूर्व उसने कभी महसूस नहीं किया था। मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को अपमानित किया जाना और फिर अंबेडकर के समर्थकों पर गोली चलाना उसके बचे खुचे विश्वास को तोड़ रहा था। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। रह रहकर मुंबई में मारे गए लोगों के रक्त रंजित चेहरे उसके सामने आ रहे थे। पुलिस फायरिंग के बाद की चीख पुकार वह अपने भीतर साफ साफ सुन रहा था। उसे गुप्ता का चेहरा याद आने लगा। गुप्ता उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहता था। उसे लगा षड्यंत्र में गुप्ता भी शामिल है। उसके मन में कई सवाल उठ खड़े हुए थे जिनके उत्तर वह ढूंढना चाहता था। इसी जद्दोजहद में मुंबई कांड का विरोध करने का विचार उसके मन में आया था। इस विचार को वह अपने मन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस घटना का विरोध करेगा। लेकिन समस्या थी, विरोध किस प्रकार किया जाए। कई विचार मन में आ रहे थे। कलेक्टर के कार्यालय में जाकर विरोध दर्ज करे, लेकिन वहां पहुंचना ही एक मुश्किल काम था। एक विचार यह भी आया कि बड़े बड़े अखबारों में अपना वक्तव्य दे, लेकिन अखबारों का रवैया उसने पिछले कई मौकों पर अच्छी तरह देखा था। उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी। एक विचार यह भी आया कि सांसद और विधायक से मिलकर अपना विरोध दर्ज करें। सांसद मंत्री बनने के बाद अक्सर दौरों और उद्घाटनों में व्यस्त था। विधायक उसी सत्ता पक्ष से था जिसकी मुंबई में सरकार थी। यह एक विचार आत्मदाह का भी आया था, लेकिन उसे अंतिम रास्ता मानकर उसने फिलहाल मुलतवी कर दिया था। अंत में जो विचार आया था वह यह था, नगर में लगी किसी मूर्ति को अपमानित कर बदला चुकाए ताकि विरोध की अनुगूंज दूर तक सुनाई पड़े। इससे उत्पन्न दुष्परिणामों पर भी उसने विचार किया था, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़िग था। अब समस्या थी कि मूर्ति को अपमानित किस तरह से किया जाए। मुंह काला करे या अंग भंग करे या फिर मूर्ति जूतों की माला पहनाए। मुंह काला करने का विचार उसके कुछ जचा नहीं। अंग भंग करने के लिए हथौड़े या सरिये की जरूरत थी, जिसे लेकर मूर्ति के पास पहुंचना ज्यादा जोखिम था। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जूतों की माला ही पहनाई जाए। सुबह होते ही उसने जूतों की तलाश शुरू कर दी थी। आज वह दफ्तर भी नहीं गया था। योजना को सफल बनाने की धुन सवार थी, जो पारंपरिक संबंधों की जटिलता से उपजी वैमनस्य की भावना का चरम बिंदु थी। इसीलिए मुंबई की घटना उसके लिए कोई साधारण घटना नहीं थी। घर में उसे एक भी ऐसा जूता नहीं मिला था जिसे वह ले सके। जूतों की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकलते ही उसे जयराम मिल गया था। जयराम रवि, जो अभी अभी हाल में नेता बना था। नेता दिखने के चक्कर में उसने अपना हुलिया ही बदल दिया था। जयराम रवि को देखते ही वह रुक गया था। छूटते ही उसने सवाल दागा, मुंबई की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जयराम चुप ही रहा। उसी ने बात लोगों आगे बढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का मुंबई में अपमान हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? दलितों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, लोग मारे गए, घायल हुए। कुछ न कुछ तो आप लोगों को भी करना चाहिए। सुमेर जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को आकर बात करूँगा। अभी मीटिंग में जाना है। मुख्यमंत्री नगर में आ रही है,
रेल करनी है, बस उसी के लिए जाना है। जयराम ने अपनी व्यस्तता दिखाई। वह उखड़ गया। जाओ रेलिया करो, वह सब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त आने पर कीड़े मकोड़ों की तरह गोलियां भून दिए जाओगे। रवि आगे बढ़ गया था। सुमेर ने चिल्लाकर उसे सुनाया, देख लेना, यहाँ भी गोलियां चलेंगी एक दिन, तब तुम्हें पता चलेगा। उसकी नसें फूल गई थी, चेहरे पर आक्रोश उबलने लगा था। सड़क के किनारे पड़े डिब्बे को उसने ठोकर मारे। टन टन के आवाज के साथ डिब्बा सड़क पर लुढ़कता रहा। उसने जगह जगह जूतों की तलाश की। काफी देर इधर उधर भटकता रहा। किसी मोची से जूते लेने से भेद खुल जाने की आशा थी। अपनी योजना का वह अकेले ही गोपनीय ढंग से करना चाहता था। काफी भटकने के बाद भी उसे जरूरत लायक जूते नहीं मिले थे। शहर की सड़कें, गलियां, कूड़ेदान छान लेने के बाद भी उसके थैले में ज्यादा जूते नहीं थे। शाम का धुंधल का फैलने में अभी देर थी। घूमते घूमते वह घंटाघर की ओर निकल आया था। डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति के पास खड़े होकर उसने उधर उधर नजरें दौड़ाई। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। उसने गहरे आत्मविश्वास से आम्बेडकर की मूर्ति की ओर देखा। घंटाघर की रेलिंग के पास उसे एक पुराना जूता दिखाई पड़ा, जिसे देखते ही वह फुर्ती से जूते की ओर लपका। इसी हड़बड़ी में एक स्कूटर से टकराते टकराते बचा। जूते के पास पहुंचकर उसने जूते को पांव ऊपर की ओर उछाला। जूता हाथ में आने की बजाय और दूर छिटक गया था। उसकी इस हरकत पर आते जाते लोग हंसने लगे। उसने जूते के ऊपर अपना पाँव रखकर उसे घसीटना शुरू किया। यातायात के बीच से किसी तरह स्वयं को बचाते हुए वह इलाहाबाद की बैंकों की सीढ़ियों तक आ गया था। वहां पहुंचते ही नजर उसने जूता उठाकर थैले में रख दिया। हाथ में टटोल कर उसने जूतों की गिनती की। थैले में 7 जूते थे। उसे लगा कि इतने जूते काफी है। वह घर की ओर चल दिया। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। गुस्से के उफान में भूख प्यास दब गई थी। उसने घर के कोने में जूते छिपा कर रख दिए थे। अब वह रस्सी की खोज में लग रहा था। पड़ोस की दुकान में उसे रस्सी मिल गई थी। रस्सी मिलते ही उसने माला बनाने का काम शुरू कर दिया था। आज रात ही वह यह योजना पूरी करना चाहता था। माला बनाने का काम उसने पूरी गोपनीयता से की थी। माला बनाते बनाते उसे ख्याल आया कि इस माला का उपयोग किस मूर्ति के लिए करेगा। इस पर तो विचार किया ही नहीं। शहर में कुछ 4 मूर्तियां थी, डॉक्टर आम्बेडकर, गांधी, नेहरू और पटेल की। काफी मगजपच्ची के बाद भी वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि अपना आक्रोश किस मूर्ति पर उतारे। माला बनाकर उसे थैले में रख दिया था। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। कुछ खा पी कर वह लेट गया था। रात होने की प्रतीक्षा करने लगा था। शरीर में थकावट थी। आंखों में नींद की हल्की हल्की खुमार दस्तक दे रही थी, लेकिन मस्तिष्क से बवंडर उठा हुआ था जो नींद को पास आने से रोक रहा था। रह रहे के मुंबई कांड के दृश्य सामने आ रहे थे जो उसे गहरे अपमान बोध से भरे थे। उसे हरिजन शब्द पर होने वाली बहस याद आने लगी। पुस्तकों में पढ़ी गोलमेज परिषद, पुनः पैक्ट, अम्बेडकर का महान आंदोलन याद आने लगा। दफ्तर में गुप्ता का चेहरा उसकी स्मृति को झकझोर रहा था। उसे लग रहा था कि गांधी की मूर्ति को अपना निशाना बनाना चाहिए। इस विचार के आते ही वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से थैला उठाया और चुपके से अभियान पर निकल पड़ा। वह तेज कदमों से चल रहा था जैसे पैरों में पहिए लग गए हो। सड़कें लगभग सुनसान थी। आसमान में बादलों की गरज तेज बारिश का संकेत दे रही थी। गांधी पार्क के प्रवेश द्वार के ठीक सामने पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। इक्का दुक्का वाहनों के बावजूद रास्ता सुनसान ही था। रात के लगभग 11 बज गए थे। उसने गेट के सामने खड़े होकर गांधी की मूर्ति पर एक नजर डाली। गेट की उस और दुधिया रोशनी में सफेद रंग की यह मूर्ति और आधी उजली दिखाई पड़ रही थी। उसे लगा कि मूर्ति का भोलापन और अधिक उभर आया है। उसे झटका सा लगा, अरे इस मूर्ति के गले में जूतों की माला। उसे क्षण भर को स्वयं पर ग्लानि होने लगी, लेकिन यह एहसास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अपमान और प्रतिशोध का भाव
भावना ने जोर मारा। अखबारों की सुर्खियों और समाचारों में देखे रक्त रंजित चेहरे सामने आने लगे। उसने मन कड़ा किया, घृणा से मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति के चेहरे पर उसे उपेक्षा के भाव दिखाई देने लगा। गांधी के हाथ में लाठी, आंखों पे ऐनक, वह बचपन से ही देख रहा था। दोनों चीजें गांधी की पहचान थी। उसके ख्याल में आया, यदि मूर्ति से लाठी और ऐनक हटा दिया जाए तो पहचानना मुश्किल होगा। अखबारों में छपेगा बिना लाठी और ऐनक के गांधी। अपनी इस कल्पना पर उसे हंसी आ गई। काफी देर वह गांधी की मूर्ति को इसी रूप से देखने की कल्पना में खोया रहा। पास से गुजरती कार के हॉर्न से वह चौंका। उसे अपना अभियान याद आ गया। वह सतर्क होकर इधर उधर सड़क पर टहलने लगा। चौराहे के पास वह ओरिएंट सिनेमा की ओर मुड़ा। चौराहे के पास नेहरू की मूर्ति पर उसने एक उड़ती सी नजर डाली और आगे बढ़ गया। उस और अंधेरा था। पार्क की रेलिंग टूटी हुई थी। दिन भर विक्रम टेम्पो की भीड़ भाड़ से वह जगह चहल पहल से भरी होती है। इस वक्त सुनसान थी। सिनेमा का आखिरी शो भी छूट चुका था। ऊपर से वह शांत दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मची थी। रह रह के मुंबई में मारे गए लोगों की चीखें उसे उकसा रही थी। रेलिंग पार कर वह गांधी पार्क में घुस गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं था। वह सधे कदमों से चलकर पेड़ पौधों के झुरमुट में पहुंच गया था। वह कुछ इस तरह से छिपकर बैठा गया था कि बाहर से नजर ही नहीं आ सकता था। वह काफी सतर्क था। उसकी नजरें मूर्ति को एकदम पास मुख्य द्वार पर लगी थी। उसने थैले से माला निकाली, एक एक जूते और उसके बंधन का मुआयना किया। माला लेकर वो उठकर खड़ा हो गया था। अब वो आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार था। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्षण भर के लिए उसे लगा विद्युत तरंगे उसके जिस्म में तैयार हो गई है। वह ठिठक गया, अरे मैं यह क्या कर रहा हूँ? मुंबई में किसी ने मेरे विश्वास पर चोट की और मैं यहाँ किसी की आस्था पर चोट करने जा रहा हूँ। कुछ गांधी को बापू कहते हैं, कुछ अंबेडकर को बाबा। वहाँ बाबा कहने वाले मारे गए, यहाँ बापू कहने वाले मारे जा सकते हैं। बाबा कहने वाले भी गाज गिर सकती है। जो भी हो, मारे तो निर्दोष ही जाएंगे। उसकी सोच में तेज घोड़े हिनहिनाने लगे थे। कनपटियां गर्म हो गई थी। उसने मन ही मन दोहराया, नहीं, यह रास्ता न बुद्ध का है न अम्बेडकर का। वह पसीने पसीने हो गया था। उसने हाथ से माला छूटकर गिर गई। उसने तय किया, नहीं, मैं एक गुनाह का बदला दूसरे गुनाह से नहीं लूंगा। अंधेरे से निकलकर अब वो रोशनी में आ गया था। पार्क से बाहर सड़क पर खड़े होकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर गांधी की मूर्ति की ओर देखा। आंखों पर ऐनक, हाथ में लाठी टेके गांधी की मूर्ति उसी मुद्रा में यथावत खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और लंबे लंबे डग भरता हुआ घर की ओर वापस मुड़ा। अब वह तनाव रहित था। अम्बेडकर में उसका विश्वास और अधिक गहरा हो गया था। तो यही थी हमारी ओम प्रकाश जी द्वारा लिखित मुंबई कांड यह कहानी, जिसके मुख्य नायक थे सुमेर बेचन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।